नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉड्यूल हमारा चल रहा था। डे 24 का वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हमने पिछले काफ़ी लेक्चर में कवर किया है और बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले ही हो चुकी हैं, परिभाषा जो होती है। अब यहाँ ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? ये पूरी लेयर है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है और इसी के परिणाम स्वरूप ये गैसों को अपने चारों ओर बांध कर रखती है। और ये गैसों का जो मिश्रण है ये वायुमंडल का निर्माण करता है और इसकी विभिन्न परतें होती हैं। तो सबसे नीचे वाली जो परत है उसको ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल कहा जाता है। इसे आप बड़ा करके देखिए। और आप जानते हैं कि जितने भी मौसम जलवायु संबंधी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो आंधी तूफान हो, ओलावृष्टि हो या कोहरा हो या जितनी भी कुछ है, या प्रदूषण के ही स्तर की बात करें तो वो सब इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है, उससे बाहर नहीं होता है। इसीलिए वायुयान जितने भी हैं वो इसकी ऊपर की सीमा में उड़ान भरते हैं, मतलब इससे ऊपर की हाइट में, स्ट्रेटोस्फियर वाला जो लेवल है। ओजोन परत की अवस्थिति ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फियर में होती है यानी समताप मंडल में होती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल की ऊपर वाली परत में भी पाया जाता है। कुछ पार्ट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे चूड़ियाँ बना रखी हैं, रेखाएं खींच दी गई हैं कि इतने में ही रहना है। वो गैसों का मिश्रण है। ये तो हमने एक अंदाजे से इसमें रेखांकन किया है कि इतनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन आपस में एक तरह का ट्रांजिशन, मतलब जो संक्रमण है वो पाया जाता है। जैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, तो आप पाते हैं कि यस ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है और पी ब्लॉक की भी जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। तो इसलिए उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ संक्रमण की दशाएं भी होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर मिल रहे होते हैं वहाँ पर दोनों की समान गुणवत्ता आपस में मिक्स होकर एक नया प्रकार का माहौल तैयार करती है। तो ये ऐसा कोई रेखांकन नहीं किया गया है, तो समझने के लिए हमने यहाँ चित्रांकन कर लिया है कि इतनी दूरी तक ये। अब आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर की जो ऊपर की परत है उसमें कुछ हद तक ओजोन की उपस्थिति होती है। बाकी जो हिस्सा है वो स्ट्रेटोस्फियर की निचली सीमा में पाया जाता है। ओजोन परत के गुण के बारे में आप जानते ही हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और ये आपस में मिलते कैसे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, हमारा जो वायुमंडल है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा तादाद में पाई जाने वाली गैस है वो ऑक्सीजन ही है। और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन जब सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अपने अंदर सोखती है, यानी यूवी रेज जो हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो उसी के माध्यम से प्रक्रिया ये होती है कि ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं तो बनता है ओजोन। लेकिन आप जानते हैं कि इसका दुश्मन भी कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, तो उनको भी हम देखेंगे। बाकी परतों की अगर चर्चा करें तो ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ जलवायविक गतिविधियाँ होती हैं और स्ट्रेटोस्फियर लगभग इन गतिविधियों से मुक्त ही होता है। तो इसलिए वायुयान की ऊंचाई लगभग इतनी रखी जाती है कि वो ट्रोपोस्फियर की रेंज से ऊपर रहे। बीच में ये मेसोस्फियर है जो कि मध्यमंडल है और इसके बाद थर्मोस्फियर है यानी जो तापमंडल है, मतलब ये यहाँ तक है और आप देख रहे हैं कि उपग्रहों की उड़ान, और यहाँ कारमेन लाइन है। इसके बाद एक्सोस्फियर है। तो एक्सोस्फियर की जो उपस्थिति है वो ऊपर है, सबसे बाहर, इसको बहिर्मंडल कहा जाता है और ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसकी बाहरी परत की कोई सीमा नहीं है, आप उसे नाप नहीं सकते। वो कब जाकर धीरे धीरे विरल होते होते, मतलब गैसों का घनत्व कम होते होते गायब हो गया है, ये पता नहीं चलता है। तो ये कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं और ओजोन को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्यतः द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। जो ऑक्सीजन गैस हम कहते हैं ना, वो असल में O2 होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो हम कहते हैं उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं, द्विपरमाणुक की होती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले भी अणु पाए जाते हैं। अभी उसकी चर्चा की वही बताया जा रहा है। और इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ये सारी चर्चा हमने कर ली है। इसको ओजोन कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो जीवनदायिनी है, हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन ओजोन विषैली होती है। ये ऊपर ही अच्छी है, समताप मंडल में रहे तो वहीं अच्छी है। अगर ये नीचे उतर आई, मतलब क्षोभ मंडल की नीचे वाली सीमा जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ उतर आई, तो ये जहरीली होती है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक के तौर पर ये नीचे भी बनती है। मतलब जो प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक उत्पाद है, उनके आपस में मिलने से इसका भी निर्माण होता है और ये विनाशकारी है। तो ये नीचे नहीं अच्छी होती है, ऊपर ही ठीक है।
अब हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक नहीं स्थिर रह पाती है, मतलब बहुत समय तक टिकती नहीं है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अपने अंदर सोखती है, असल में वही उसका भोजन है। जो यूवी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करती है, हम इसे थैंक यू बोलते हैं कि हमें उस हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचा रही है, लेकिन असल में ये अपना भोजन कर रही है, अपना खाना खा रही है, उसी से इसका पोषण होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हानिकारक विकिरण अवशोषित करके वो अपने अणु बनाती है और हानिकारक विकिरण जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचते। अब आप देखें कि हाल ही में पता लगा है कि ओजोन परत में ह्रास हो रहा है, तो हाल ही में नहीं, ये काफ़ी पहले ही पता लग गया था, लेकिन इसमें प्रयास बहुत बाद में शुरू हुए हैं। बाद में ये पता लगता है कि कैसे इसको रोका जा सकता है और क्यों हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए अलग अलग तरह के यौगिक, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, धरती को नष्ट करने में हमारा ही पूरा योगदान है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। एसी चलाने का शौक हमें खूब है, रेफ्रिजरेटर का ठंडा पानी और आइसक्रीम सबको चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, और डिओड्रेंट और परफ्यूम जो होते हैं वो अलग से हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये CFC का भरपूर मात्रा में उत्पादन करती हैं और इससे वो जो नष्ट हो रही है। अब CFC क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और इससे बनने वाला ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक, कार्बन की उपस्थिति है तो ये कार्बनिक यौगिक है, और इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन की भी उपस्थिति होती है। और मज़े की बात यह है कि ये बड़े स्थायी होते हैं। प्रदूषक अगर बने और बिगड़ जाए, मतलब बना और तत्काल में नष्ट हो गया, ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहा, तो वो बहुत नुकसान नहीं करेगा, चाहे जितना भारी मात्रा में उत्पादन हो। लेकिन अगर वो बन रहा है और बहुत स्थिर हो जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक होगी। तो CFC के साथ यही है, मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत लंबे समय तक, 100 साल से भी ज़्यादा समय तक वायुमंडल में स्थिर हो जाती है। अब आप समझिए कि इतने समय में वो कितना नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा, CFC करता क्या है? तो ये ओजोन को तोड़ना शुरू कर देता है। ओजोन ने इतनी मेहनत करके सूर्य के प्रकाश को सोखकर अपना निर्माण किया था। अब वो ये काम करता है कि इसमें से ऑक्सीजन के अणु, माफ कीजिए, ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उसको निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ये विखंडित हो जाती है, इसका स्वरूप खराब हो जाता है और ये वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ओजोन का विनाश का कारण है। इसके बाद और देखें, ओजोन परत में जो छेद पाया गया है वो अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। यहाँ पर छिद्र हो गया है और कहा गया कि अमेरिका जितना बड़ा है। अब ओजोन परत के और ज़्यादा क्षीण होने की वजह से पृथ्वी पर जो प्रभाव है वो आप जान सकते हैं कि जो पराबैंगनी रेडिएशन है ये एक छन्नी का काम करती है। तो वो छानने वाला काम खत्म हो जाएगा, और छानने वाला काम जब खत्म होगा तो उसके बाद जितनी भी हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुँचेंगी, विनाश फैलाएंगी। लाभदायक ओजोन के बारे में देख लेते हैं। तो लाभदायक ओजोन समताप मंडल में मूल रूप से पाई जाती है और ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। वही बातें रिपीट हो रही हैं और कुछ नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC और हैलोजन, ये जो है ये ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। हैलोजन जितने भी हैं वो सब ओजोन के लिए नुकसानदेह हैं, सिर्फ क्लोरीन नहीं। और ये गैसें उसकी सुरक्षा कवच को, मतलब पृथ्वी के सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ये काम की बात है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन को अपनाया गया। भारत जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो किगाली संशोधन हुआ था उसके लिए प्रतिबद्ध है, और इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना। ये हुआ ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उसका एक विकल्प आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो लोग बड़े खुश हुए कि भाई इसे हम लोग अपनाते हैं और ये बड़ा फायदा करेगा, लेकिन ये और नुकसानदेह निकला। तो रिसर्च जैसे जैसे बाद में आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि हमने पीछे गलतियां क्या की। हानिकारक ओजोन नीचे होती है और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे सामने आती है, और ये तब बनती है जब कार, बिजली संयंत्र और औद्योगिक बायलर, यानी जो भट्टियाँ होती हैं और उबालने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब परिष्करण होता है, रिफाइनरी होती हैं, रासायनिक संयंत्र होते हैं, यहाँ से इसका उत्सर्जन होता है। और डायरेक्टली नहीं होता है, ऐसा नहीं कि धुएं के रूप में यही निकल रही, ये बन जाती है, वायुमंडल में बन जाती है। इसको कुछ प्राइमरी चीज़ें चाहिए होती हैं और प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए। आपने ऊपर भी देखा है, समताप मंडल में बिना सूर्य के प्रकाश के इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो नीचे उसको वही परिस्थितियां मिल जाती हैं और नीचे बनना शुरू हो जाती है। सतह के स्तर पर ओजोन एक बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है जो कि जानलेवा है। अब यहाँ आप देखें कि विरचन और विघटन कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो यहाँ बताया गया है कि पराबैंगनी विकिरणों की जो डाई ऑक्सीजन अणु से प्रतिक्रिया का उत्पाद है वो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। मतलब वही बात है कि यूवी रेडिएशन को खाकर इसने अपना पोषण किया, और उसके बाद ये होता है कि क्लोरीन के अणु जो है वो इससे विभाजित कर देते हैं। तो ये बातें हमने देख ली हैं। यहाँ देखिए बताया गया है कि यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है, और अगर यूवी रेडिएशन जो हानिकारक वाला है, जो लाभदायक है या कम हानिकारक है उसकी बात नहीं, जो नुकसानदेह है जिसे कि ये भोजन के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, अगर वो धरती पर पहुँचेगा, पहुँच भी रहा है कुछ मात्रा में, अगर पहुँचता है तो इससे चमड़ी का कैंसर, ट्यूमर, इस तरह के जो कोशिका वाली विकृति के रोग हैं जो कि लाइलाज होते हैं। कोशिका में अगर विकृति आ जाए ना तो एक हद तक, जब सीमित उसकी दर है तब तक इलाज हो सकता है, आप रेडिएशन से कर सकते हैं, लेकिन अगर फैल गया तो फिर मरना तय है। कैंसर इसीलिए जानलेवा है, या ट्यूमर जो होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कैंसर और जो ट्यूमर है, ट्यूमर में भी कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ईजाद करती है और नुकसानदेह है। आँखों की खराबी हो सकती है, मोतियाबिंद इत्यादि, और मोतियाबिंद तक तो गनीमत है, ग्लूकोमा जैसी समस्या हो सकती है। अब ओजोन छिद्र को देख लेते हैं।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रियान गैस भरी जाती है उससे। उसके अलावा एयर कंडीशनर है, प्लास्टिक फोम के निर्माण उद्योग से इसका उत्सर्जन होता है, कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई जब की जाती है तो उसमें इसका प्रयोग होता है और वहाँ से ये उत्पादित होता है। ओजोन छिद्र के विषय में 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने, जब वो अंटार्कटिका पे काम कर रहे थे, तब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मतलब यहाँ ओजोन का जो संघनन है वो एकदम से कम हो गया था। और एक विशेष समूह इसके लिए उत्तरदायी था। गर्मी में यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं और क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके ओजोन, यहाँ आप देखें क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो कि ओजोन क्षय के लिए काफ़ी हद तक रुकावट का काम करता है। मतलब गर्मी का मौसम जो है वो इसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्लोरीन को एक सिंक के तौर पे अपने अंदर धारण कर लेता है। लेकिन बाद वाली स्थितियों को अगर देखा जाए तो उसमें आप देखिए कि ओजोन का क्षय काफ़ी हद तक रोक दिया। सर्दी के मौसम में कुछ विशेष प्रकार के बादल बनते हैं। ये कभी कभी दिमाग में आता है ना कि जो ध्रुव है वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, वहाँ तो प्रदूषण नहीं है, मतलब बाकियों की तुलना में तो नहीं है, तो ये कायदे से होना चाहिए। जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, जहाँ भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है, तो ऐसे इलाकों में ना होकर ये ध्रुवों पर जाकर हो रहा है। वहाँ वजह है, वहाँ यही वजह है कि सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है, और ये अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। और ये बादल एक प्रकार की सतह देते हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं जिस पर कि क्लोरीन नाइट्रेट जलयोजित होकर हाइपोक्लोरस बनाता है। मतलब क्लोरीन को ये बचा लेते हैं, उसके लिए ये संरक्षक का काम करते हैं, और उसके बाद क्लोरीन अपना काम शुरू कर देता है और फिर ओजोन का विखंडन वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये बात है। और ओजोन परत के क्षय के प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो वही पराबैंगनी जो विकिरण है उसको ये छानने का काम कर रहा था। अगर वो विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है तो इससे त्वचा कमजोर हो जाएगी, कुछ और नहीं होगा तो चमड़ी कमजोर ही सही। उसके अलावा मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है और सनबर्न है, जो चमड़ियाँ जल जाती हैं, फिर आप लोशन लगा के निकलते हैं, और त्वचा कैंसर है, और बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि समुद्री जल जीवन का आहार होते हैं, मतलब मूल रूप से वही भोजन का उत्पादन करते हैं। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स की ही सहायता से प्रकाश संश्लेषण करके जो पोषक पदार्थ हैं उनके उत्पादन की शुरुआत की जाती है। जैसे अपने यहाँ हरे पौधे हैं जो कि उत्पादक होते हैं, तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्पादक होते हैं। वही पहली कड़ी है, अगर वही नहीं बनेंगे तो फिर आगे वाला जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स पे आधारित जू प्लैंक्टन्स हैं। जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर छोटी मछलियों को बड़े जीव खाते हैं, ऐसे चलता है। तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स नष्ट होने लगते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। और आप जानते हैं कि जो प्रवाल और शैवाल का संबंध हम देखते हैं, जो कोरल रीफ होती है, तो वहाँ भी बहुत बेहिसाब मात्रा में जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पर्याप्त अच्छी परिस्थितियाँ मिलती हैं। और उसके बाद जो प्रवाल है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, तो वो न चाहते हुए उसका त्याग कर देता है। और जैसे ही त्याग करेगा वैसे ही कोरल रीफ जो है उसकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसमें विरंजन शुरू हो जाएगा, और वो विरंजन की प्रक्रिया उसे पोषण से रहित कर देगी। पहले तो जो कोरल है वो बीमार पड़ेगा और उसके बाद अंत में मृत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। अब आगे चलते हैं, देखें तो पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। भाई गर्मी बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा, मतलब सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ेंगी। और इसके साथ साथ मिट्टी में नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण से रंग उड़ जाते हैं, तो रंग उड़ने वाले हों तो वो उड़े, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो नष्ट ना हो तो वो होंगी, निश्चित तौर पे होंगी। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स नष्ट हो रहे हैं, हरे पौधों के साथ भी वही समस्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखें ये बताया गया है किस प्रकार से जो ध्रुव है, ये अंटार्कटिका का मैप है और ये दक्षिणी ध्रुव की आपको इमेज दिखाई जा रही है, कैसे यहाँ पर उत्पादन होता है। ये देखिए ये बादल बने, और ये बादल जो है ना ये क्लोरीन को संरक्षण देते हैं, मतलब बचाने का काम करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म डेवलप करके देते हैं। और यहाँ पर जब क्लोरीन अपना यौगिक बनाना शुरू कर देती है तो होता यह है कि क्लोरीन जो है वो ओजोन का विखंडन कर डालती है। ओजोन की कमी से अत्यधिक पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे सीधे डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए हमारी पृथ्वी जो है ना उसका अंदर वाला पार्ट, आप ये जानते हैं ना कि ऊपर क्रस्ट है, फिर बीच में मेंटल है, बीच में मतलब क्रस्ट के बाद जो हिस्सा है वो मेंटल है, और उसके बाद अंत में कोर है बीच में। तो कोर जो है वो एकदम बीच का जो इसका हिस्सा है, मतलब जिसे आप इनर कोर कहते हैं, तो वो ठोस है, लेकिन जो उसका बाहरी पार्ट है वो जेली के फॉर्मेट में है, मतलब एक गाढ़ा लिक्विड जैसा है, और वो तेज रफ्तार में घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो उसके घूमने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो फील्ड जो है वो हमें सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाने का भी काम करता है। अगर वो फील्ड नष्ट हो जाए तो बहुत सारी जो अदृश्य किरणें हैं सूर्य की वो पृथ्वी तक पहुँचेंगी और विनाश फैलाएंगी, तो वो भी एक प्रोटेक्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत का कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, यानी आई कैप को आप देख रहे हैं, और ये 8 मार्च 2019 को आया था। एक मूवी थी हॉलीवुड की जिसका नाम था द कोर, देखिएगा बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि फैंटेसी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा फैंटेसी में नहीं होता है, लेकिन चीज़ें मज़ेदार हैं, समझने में आसानी होगी, उससे आप पृथ्वी की कोर को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे।
अब यहाँ देखेंगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसने 2019 के दौरान इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को विकसित किया था। भाई भारत को ठंडा रखना है, दुनिया अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, जो गर्मी हमने फैला दी है उसको कम करना होगा, नहीं तो जो चीज़ें हैं वो बिगड़ेंगी और उसके शिकार हम भी होंगे। अब विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम के अनुरूप था, तो ये बीत चुका है। और यहाँ आप देख रहे हैं ICAP यानी ICAP, इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना और साथ में इमारतों में स्पेस कूलिंग और कोल्ड चेन शामिल करना, जिससे कि अन्य बातों के साथ साथ कूलिंग की मांग को कम करना और रेफ्रिजरेटर ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, 20 साल की जो समयावधि है उसके अंदर बेहतर प्रौद्योगिकी के विकल्प उपलब्ध कराना। ये सारी प्रतिबद्धताएं तो बहुत लंबी लंबी प्रतिबद्धताएं, इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इसका मैक्सिमम अचीव करने की बात हो रही। अब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसे याद रखिएगा। और इसकी पूर्व संध्या पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने भारत कूलिंग एक्शन प्लान का जो मसौदा था उसको जारी किया। और ये ICAP सेक्टरों में शीतलन की आवश्यकता को संबोधित करने की, मतलब उसे निर्धारित और उसमें नियोजन करने की एक लंबी योजना है। दीर्घकालिक का मतलब क्या, जो लंबे समय तक चले। और यहाँ आप रेंज देख रहे हैं 2037 आगे के वर्ष में यहाँ तक शीतलन की मांग को यानी कूलिंग डिमांड जो है उसको 20 से 25% तक ले आना, और प्रशीतन की जो मांग है मतलब रेफ्रिजरेशन की जो मांग है उसको 25 से 30% तक कम करना। ये सब इस योजना के बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। ये इतना आसान नहीं है, लक्ष्य तो बना लिया, कागज़ पे लिखना आसान होता है या हस्ताक्षर कर देना भी सरल है, लेकिन उसको निभा पाना बड़ा मुश्किल है। और देश इस दिशा में काम तो कर रहा है लेकिन वो प्रभावशाली भी नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ओजोन सेल के द्वारा बनाए गए मसौदे का जो उद्देश्य है, ये ओजोन परत को उन पदार्थों से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है जो कि इसे नष्ट करते हैं। मतलब वही बात है, जो हैलोजन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सबको नियंत्रित करना। 2037-38 ये जो सत्र है इसमें प्रशीतन की आवश्यकताओं के अनुमानों के साथ 20 साल का पूरा परिप्रेक्ष्य यहाँ बनाया गया है। और ICAP विभिन्न सेक्टरों में शीतलन की आवश्यकताओं को संबोधित करता है और उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है, उनकी लिस्ट पूरी तैयार करता है जो कि शीतलक की मांग को कम करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शीतलक की मांग को घटाते हैं, मतलब रिड्यूस करने का काम करते हैं। और इसका लक्ष्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक दोनों ही तरह के लाभों को हासिल करने के लिए उचित कार्यों में, यहाँ आप देखें, उचित कार्यों में रहते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन के साथ बढ़ते हुए तापमान से निजात पाना है। तो ये लक्ष्यदार भाषा अगर आप न भी समझ सकें तो ये जो कूलिंग एक्शन प्लान है ये शीतलन की मांग को कम करेगा, और शीतलन की मांग को कम करेगा तो उसके लिए जो यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे कि बेहिसाब ओजोन विरोधी तत्वों का उत्पादन हो रहा है वो सब कम होंगे, और कम होंगे तो उससे हमें अपने पर्यावरण को बचाने में, ओजोन को बचाने में सहायता प्राप्त होगी। अब यहाँ देखें कला और संस्कृति को, पर्यावरण को हमने थोड़ा देखा, ओजोन परत से संबंधित चीज़ों को जाना जो कि महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ सारणी बनी है, लोक चित्रकारी को देख लेते हैं। लोक चित्रकारी का नाम दिया है, राज्य का नाम दिया है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे रंग बिरंगे तथ्य हैं। जब चित्रकला की बात आती है ना तो उसमें रंगों का अपना ही महत्व होता है, रंग के बिना ये हो ही नहीं सकता है। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है लेकिन वो भी तो रंग है। अब देखिए कि मधुबनी चित्रकला है, मधुबन क्षेत्र है बिहार का और ये बिहार राज्य की है। मधुबन शहर है, मतलब क्षेत्र का मतलब ये वो शहर है, और आसपास की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, असल में ये गांव क्षेत्र था पहले और ग्रामीण संस्कृति से ही कला का जन्म हुआ है। ये सब लोक कला है, ठीक। तो शहर बन भले ही गया है लेकिन वो संस्कृति अभी भी मौजूद है। तो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा की जाने वाली ये चित्रकारी है जिसको कि मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। ये मिथिला क्षेत्र है। और इसके अलावा टिकुली कला, ये भी बिहार की एक अनूठी कला है। टिकुली का मतलब बिंदी होता है जो कि महिलाएं माथे पर लगाती हैं। और पहले के समय की जो टिकुली होती थी, आजकल तो सब रेडीमेड गोंद लगी हुई आती हैं, मतलब पीछे से चिपकाने वाला ग्लू उसमें होता है, लेकिन पहले की जो होती थी ना वो स्टोन्स होते थे, जैसे कपड़ों में स्टोन जड़े जाते हैं ना रंग बिरंगे, वैसे ही होती थी रंग बिरंगी वो भी, और उनको गोंद लगा के चिपकाना पड़ता था। तो रोज़ जैसे आभूषण उतारे जाते हैं, पहने जाते हैं, वैसे ही महिलाएं नहाते वक्त उसको उतार देती थी और नहा कर आती थी तो अपना सिंदूर वगैरह लगाती थी और उसको भी पीछे से गोंद लगा के सटा लेती थी, ऐसे होता था। तो ये चलता था। और ये टिकुली जो है ये बिंदी के लिए इस्तेमाल होने वाला स्थानिक शब्द है, लेकिन बारीक अंतर है आज की बिंदी में और उस टिकुली में। इसके बाद पट्ट चित्रकला को देखिए, ये ओडिशा की है, जानने लायक इसमें कुछ नहीं है। पटुआ कला जो है ये बंगाल की है। पटुआ कला में एक चीज़ जानने लायक है कि अमार सोनार बांग्ला, तो ये बंगाल का सोना कहा जाता है जूट, ठीक है। तो ये जो पटसन या जूट है उससे बनने वाले पदार्थ हैं इसमें, पटुआ कला इसको इसीलिए कहा जाता है, सुनहरा रेशा इसको कहते हैं। इसके बाद पेटकार चित्रकारी है, ये झारखंड की है। अच्छा, कलमकारी को देख लीजिए, ये आंध्र की है और आंध्र प्रदेश में जो श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम वाला एरिया है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वर्ली जो है ये महाराष्ट्र की कला है और थांका ये भारतीय राज्य जैसे पहाड़ी राज्य हिमालयी, उसमें सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख और अरुणाचल भी आते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी रंगीन होती है। नेक्स्ट मंजूषा, मंजूषा जो है ये भी बिहार की है और मंजूषा का शाब्दिक अर्थ होता है पेटी यानी बॉक्स।
तो ये भागलपुर क्षेत्र है और इसमें अंगिका कला भी इसको कहा जाता है। अंगिका इसलिए क्योंकि ये अंग क्षेत्र था पहले। भागलपुर वाला एरिया, ये मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया, ये अंग महाजनपद में आता था। आपने पढ़ा होगा जब 16 महाजनपदों को आप पढ़ रहे थे, और यही मिथिला क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंग का संदर्भ महाजनपद से वही बताया गया। अब इसमें सर्प का रूपांकन हमेशा रहता है, मतलब जब भी चित्रकारी करेंगे मंजूषा के ऊपर यानी पेटियों के ऊपर, तो उसमें सांप का रेखांकन जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ जूट और कागज के डिब्बों पर इसे बनाया जाता है। कागज की जो तप्पियाँ होती हैं उससे भी इसको तैयार करते हैं, काफ़ी खूबसूरत होता है, और जूट से भी तैयार किया जाता है। फट चित्रकला है, ये फट पर तैयार की जाती है। फट एक प्रकार का कपड़ा होता है, राजस्थान की है। चेरियाल लपेटन, इसको स्क्रॉल ड्राइंग भी कहा जाता है, ये तेलंगाना की है। देशज चित्रकला है, नक्काशी कला का एक प्रकार है, ये नक्काशियाँ की जाती। पिथोरा चित्रकलाएं ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में ही है, और आदिवासी समुदाय जो वहाँ के हैं वो इसे अपनाए हुए हैं, और धार्मिक और आध्यात्मिक पर्पज से इसको जोड़ा गया है। इसके बाद सौरा है जो कि ओडिशा की है, और ओडिशा की सौरा जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। वर्ली चित्रकला की जैसी ही होती है। असल में दीवारों पर वर्ली हो, चाहे वर्ली को आपने देखा वो भी महाराष्ट्र रीजन की थी, और ये सौरा जो है ये ओडिशा की है। तो दोनों में समानता ये है कि इसमें भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो दीवारों को पेंट किया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, और ये रीति परक होती है, मतलब ट्रेडिशनल इसमें जो ड्राइंग है वो की जाती है। अब यहाँ टाई डाई और कपड़ा चित्रकारी, कपड़ा छपाई, इन सब के बारे में दिया है। तो नाम दे रखा है टाई डाई का, उसके साथ साथ कहाँ से उत्पादित होती है वो स्थान दिया है, विवरण दे रखा है जो कि रोचक होता है। अब देखिए पांगदू बंधु, ये टाई डाई है, टाई एंड डाई है। अब ये मुख्य रूप से उत्पादित होता है आंध्र से। इंडोनेशियन नाम इसका इकत है, तो इंडोनेशिया में भी ये फेमस है। टाई डाई प्रक्रिया में कपड़े को पहले बुना जाता है, फिर उस कपड़े पर रेजिस्ट बाइंडिंग की जाती है, फिर उसको रंगा जाता है। ठीक, मतलब पहले बुनाई होती है, सादा कपड़ा बुनते हैं, उसके बाद उस पर रेजिस्ट बाइंडिंग करते हैं, मतलब उसकी बंधी करते हैं जगह जगह से, और फिर उसको जाकर रंगते हैं। कुछ मामलों में ये होता है ना, टाई डाई में तो आपने ये देखा, कुछ मामलों में सूत पहले रंग दिया जाता है और रंग कर तब उससे कपड़ा बुना जाता है, लेकिन इसमें उल्टा करते हैं। और तेलिया रुमाल ये आंध्र प्रदेश का है, जीआई टैग भी इसको मिल चुका है। देखिए तेलिया रुमाल भी इसको कहा जाता है क्योंकि तेल से बनता है। इसमें जो एलिजरीन कलर होते हैं जिसमें कि तेल का मिक्स होता है, जैसे ऑयल पेंट आप देखते हैं ना वैसा, तो उससे इसका रंगने का काम किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं अजरक को। तो अजरक जो है ये अदरक मत समझ लीजिएगा, ये गुजरात का है। और अजरक में होता यह है कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। इंडिगो और मैडर, मतलब इंडिगो कलर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, मैडर का यूज़ करते हैं, मैजेंटा जो कलर होता है वो भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कुल मिलाकर चटक रंगों का इस्तेमाल और कंट्रास्ट रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी रेजिस्ट डाई का काम किया जाता है। और कच्छ रीजन जो है, दलदली मरुस्थल, वहाँ के खत्री समुदाय के द्वारा इसको करते हैं। इसके बाद मातानी पछेड़ी, देवी को पीछे से पछोरी उड़ाई जाती। पछोरी जो है ना वो एक चुनरी टाइप का होता है, मतलब ओढ़नी, ओहार बोलते हैं उसको। तो ये लाल रंग से बनती है। देवी की चुन्नी कैसी होती है, दुर्गा जी की आपने देखी है, लाल रंग की होती है। तो वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, अलग अलग क्षेत्रीय डिज़ाइन। गुजरात का है। थिंगमा जो है ये असल में ऊनी कपड़े को रंगने की प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें इसके तहत ना ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं और प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके, मतलब जो हर्बल कलर होते हैं उनसे इसको रंगा जाता है। जैसे कि स्याह रंग के लिए सूत और भूरे रंग के लिए सेब के छिलके का प्रयोग किया जाता है। प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल करते हैं पर्पल कलर प्राप्त करने के लिए। जदू पटुआ जो है ये झारखंड का है। और पटुआ का मतलब यहाँ पे ये है कि कटावदार डिज़ाइन स्क्रॉल, जिसको कि जदू समुदाय के द्वारा चित्रित किया जाता है। पिछवई जो है वो राजस्थान की है। पोर्ट्रेट पेंटिंग की जाती है और भगवान कृष्ण को इसमें केंद्र माना गया है इस कला में। तो कृष्ण भगवान की उपस्थिति हर चित्र में होती है या उनसे संबंधित ही चित्र होते हैं। इसके बाद दाबू छपाई है जो कि चित्तौड़गढ़ की है, मतलब राजस्थान की ही है। और ये मड रजिस्ड हैंड ब्लॉक होती है, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें एक बहुत अनोखी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। दाबू छपाई में कीचड़ का प्रयोग किया जाता है। इसका रोचकता यही है, कीचड़ का इस्तेमाल करके इसमें छपाई की जाती है, तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं बल्कि सुंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद मुथांगी है जो कि तमिलनाडु की है और मुख्य रूप से ये मूर्तियों के लिए पोशाक बनाने का काम है। आप देखते हैं ना घर में भगवान जी लोग होते हैं तो हम लोग कपड़े सिलते हैं। अभी दिवाली में कपड़े सबके बनेंगे तो उनके भी कपड़े चेंज होते हैं, तो सिले जाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से ये देवताओं के वस्त्र सिले जाते हैं। इसके बाद सुंगड़ी है जो कि टाई रेजिस्ट डाइंग होती है और डाइंग का मतलब रंगना, तो ये तमिलनाडु की है और इसमें टाई डाई टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ढाला पत्थर ये रंगानी समुदाय के द्वारा ओडिशा में होती है। पर्दा और कपड़े बनते हैं। कौनी शाल ये जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जम्मू और कश्मीर का है। जंगली तिब्बती और जो लद्दाख पर्वत की बकरियां हैं उनके पेट के बाहरी भाग, उस पर जो ऊन पाया जाता है जिसको कि कहते हैं पश्मीना ऊन, काफ़ी कीमती होता है, तो उससे ये तैयार होता है। और उस पर फिर वही टाँकेदार कढ़ाई होती है, जैसे आप देखते हैं ना लखनवी चिकन में होती है। लखनवी चिकन का मतलब वो मुर्गे की बात नहीं हो रही है, कपड़े की बात हो रही है।
तो जो चिकनकारी होती है उसमें सूती कपड़े या जो भी वस्त्र चुना गया है, सूती भी होता है और रेशमी इत्यादि भी होता है, तो उस पर पहले छपाई करते हैं, डिज़ाइन छापते हैं, उसके बाद टाँके वाली कढ़ाई करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि टाँका गया है, बखिया चलाई गई। तो वही बखियादार कढ़ाई जो है वो पश्मीना पर भी होती है, उसी टाइप का कढ़ाईदार स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, रंग बिरंगा होता है। तो ये है पश्मीना ऊन, और ये विशेष रूप से जो बकरियां होती हैं उनके पेट का जो ऊन होता है, मतलब पेट के चारों ओर जो ऊन यानी रोआ जमा रहता है, उससे प्राप्त किया जाता है, जो कि नाजुक होता है, गर्दन इत्यादि का काफ़ी कड़ा होता है। इसके बाद कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक है। इसमें डिज़ाइन में बत्तख, हाथ के पंखे, फूल, पालकी, मछली, जानवर और ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। उड़ीसा का है। नेक्स्ट, यहाँ आप तंगलिया शॉल को देख रहे हैं, तो ये गुजरात की है, हाथ से बुने हुए बिंदीदार, जो बॉबी प्रिंट आप कहते हैं, छोटे छोटे गोल गोल पोल्का डॉट बोला जाता है, तो वैसे बिंदीदार वस्त्र इसमें पाए जाते हैं। अच्छा लगता है, कंट्रास्ट, मतलब जो बिंदियाँ हैं वो आमतौर पे हल्के रंग की होती हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। इसके बाद पारंपरिक कुछ साड़ियों का यहाँ पे है, जैसे कि पोचमपल्ली है, ये साड़ी का नाम है, ये आंध्र की है। और विवरण क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें जटिल डिज़ाइन होती है, मतलब बहुत गूढ़ और गहरी डिज़ाइन होती है। इसके अलावा ज्यामितीय शैली से इसका पूरा अलंकरण किया जाता है, इसे सजाया जाता है। रेशम और सूत का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सूती जो धागे होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं, रेशमी धागों को भी यूज़ करते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन एयरलाइंस में जो महिला कर्मी होती हैं वो इसी साड़ी को पहनती है। ठीक, यही पोचमपल्ली प्रकार की साड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। पटोला, ये पटोला जो है आपने नाम सुना होगा, खरीदा भी होगा हो सकता है। तो पाटन गुजरात की ये मूल रूप से है और काफ़ी ज़्यादा इसमें समृद्ध हस्तशिल्प होता है और सुंदर डिज़ाइन बनाई जाती है। बालूचरी जो है ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की है। और देखिए जो आरओ का एग्ज़ाम है ना, उसमें इतना ही आपका काफ़ी पर्याप्त रहेगा, इतने में से ही बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इधर वाला शायद ही कभी पूछा जाए, हाँ अगर कुछ बहुत विशिष्ट है तो पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आप आरओ के साथ यूपी पीसीएस के भी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर प्रीलिम्स में नहीं काम आई तो मेंस में तो आएगी ही आएगी, मतलब काम आ जाएगी। ठीक, तो अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए और खासतौर पर तब जब समय आपके पास है, अभी समय पर्याप्त है तैयारी के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। बालूचरी जो है ये मुर्शिदाबाद की है, पटोला को तो हमने देख लिया। बालूचरी कहाँ की है? मुर्शिदाबाद की है, माने पश्चिम बंगाल की है। और इसमें किनारे होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी किनारियाँ सुंदर बनी रहती हैं और पल्लू काफ़ी कलात्मक होता है। बाकी साड़ी जो है वो आमतौर पे प्लेन होती है और नहीं तो उस पर हल्के हल्के बूटे होते हैं। इसके बाद तंचोई जरी का काम ये वाराणसी का है और इसमें रेशम के कपड़े की बुनाई की जाती है और इस तकनीक में एकहरा और दोहरा ताना जो है, ताना बाना, उसका यूज़ किया जाता है। और बाने पर 2 से 5 रंग होते हैं। जो बाना होता है ना, ताना और बाना ये 2 होते हैं, दोनों को तान कर और बांध कर कपड़ा बुना जाता है। तो उसमें नीचे वाला जो बाना होता है उसमें 2 या 5 रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो कलरफुल शेड आता है। ये बनारसी साड़ी का ही एक प्रकार है। आगे चलते हैं। यहाँ आप चंदेरी को देख रहे हैं, चंदेरी साड़ी भी पहनने का बड़ा रिवाज है, मध्य प्रदेश की है। और पंख से भी हल्का कपड़ा बनाने के लिए, मतलब पंख से भी हल्का यानी बहुत हल्का, लाइट वेट ये होती है। तो ऐसा कपड़ा बनाने के लिए रेशम, जरी और सूत को एक साथ मिलाकर बुना जाता है, जिसमें कि रेशम और जरी, माफ़ कीजिए, रेशम इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और सूत और जरी को थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें वजनी होती हैं, तो वजन इसमें बढ़ाना नहीं होता। आप चंदेरी को उठा के देखिए, बहुत हल्की होती है और ये पारदर्शी होती है। मतलब अगर इसको एक सा जो परत है वो लपेटना रहे तो शरीर अंदर से दिखाई देगा। और महिलाएं जब इसका पूरा पल्लू ओढ़ती हैं तो अंदर की चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब जो ब्लाउज है या गर्दन है या बाल है वो सब दिखाई देते हैं। ठीक, तो चंदेरी है। इसके बाद इलकल है, और इलकल जो है ये कर्नाटक की है। इसमें रथ और हाथियों का चित्रांकन किया जाता है। कसूती कढ़ाई का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तांत जो है ये पश्चिम बंगाल का है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें कड़कीला कपास होता है और छपाई की साड़ी होती है, मतलब इसको आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और न कलफ देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें माड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप धो देंगे एकदम खड़ी रहती है, मतलब महिलाएं पीछे चलेंगी, साड़ी जो है वो तीन चार स्टेप आगे चलती है। तो इस तरह की होती है। इसके बाद नौवारी है। नौवारी जो है ये 9 गज की होती है और इसे कश्ता साड़ी भी कहा जाता है। वो मराठी स्टाइल में जो साड़ी पहनते हैं ना, धोती वाला, तो उस तरीके से इसको पहना जाता है। इसके बाद बोमकाई है, जो कि ओडिशा की है, जो कि इकत कढ़ाई और बहुत ज़्यादा जटिल कशीदाकारी से इस्तेमाल होती है, बनती है। और इसमें रेशम और सूत दोनों का ही इस्तेमाल होता है। सूत मतलब कपास का यूज़ होता है। और कुनरॉड, अब ये कुनरॉड जो है ये तमिलनाडु का है। इसमें धारियाँ और चारखाना बनाया जाता है। चौड़ा किनारा होता है और किनारे पर पशुओं और जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, मतलब फूल, पत्ती, वृक्ष, उन सब का रूपांकन किया जाता है। इसे मंदिर साड़ी भी कहा जाता है। मतलब बाकी साड़ी पे ऐसे चारखाना, मच्छरदानी जैसा बना रहता है। जो बॉर्डर है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। और देखिए आप, कोसा जो है ये छत्तीसगढ़ का है और कोसा में आप देख रहे हैं ये रेशमी साड़ी होती है। पैठणी जो है वो महाराष्ट्र की है। ठीक, पैठणी जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की है। सोने के रंग के धागे से, मतलब सुनहले धागे से कढ़ाई की जाती है और तोतों के रूपांकन से साड़ी को सजाया जाता है। मतलब बहुत सारे उसमें तोते बने रहते हैं।
कलमकारी आंध्र की है, डिज़ाइनों की चित्रकारी के लिए कलम का इस्तेमाल किया जाता है। कसबू जो है वो केरल की है, मोटे सुनहरे किनारे की ये विशिष्टता वाली साड़ी होती है, मतलब गोल्डन बॉर्डर होता है, काफ़ी चौड़ा होता है और भारी होता है। दाबू जो है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान की है और इसमें मिट्टी पर लकड़ी के सांचे से डिज़ाइन उकेर कर उसको कपड़े पर ठप्पा लगाया जाता है, वो कीचड़ वाला जो काम था वैसे ही। इसके बाद और भी हैं, जैसे कि जामवार है और बाकी आप जामदानी को भी देखेंगे। तो जामवार जो है ये जम्मू कश्मीर का है, कपड़े के बेस के रूप में आमतौर पे कपास या जो ऊन है वो यूज़ करते हैं और जरी वाला जो भाग होता है ब्रोकेड, उसको रेशम या पश्मीना से बुनते हैं ताकि वो हल्की रहे। और इसमें काफ़ी जटिल बुनाई होती है, मतलब इतना ज़्यादा बारीक कसीदाकारी की जाती है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कभी कभी एक साड़ी जो है वो 1 साल में तैयार होती है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि ये जामवार कितनी कीमती होगी, इतनी मेहनत लगेगी तो उसका मेहनताना भी चाहिए होगा, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद उपज जामदानी साड़ी है, इसको जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य को इसके लिए जीआई टैग मिला है। कच्चे माल के रूप में इसमें शुद्ध जरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब शुद्ध जरी का मतलब समझ रहे हैं, सूत के साथ सोने और चांदी के तार बीने रहते हैं, विशेष रूप से सोने के। तो शुद्ध जरी के साथ अच्छे रेशम का प्रयोग किया जाता है। और जामदानी एक फारसी शब्द है, मतलब यह है कि जाम मतलब फूल और दानी मतलब वास, तो फूलों का वास। अब इससे ये पता लगता है कि इस पर फूलों की कढ़ाई होती है, जो काम होता है वो फूलों का होता है, फूलदार होता है। और जामदानी जो पश्चिम बंगाल की है, जामदानी की बहुत सारी क्षेत्रीय वैरायटी है, तो एक जामदानी वेस्ट बंगाल की है और ये विशेष रूप से मलमल के कपड़े से तैयार की जाती है और जरी का काम तो इसमें भी रहता है। मतलब बाकी जो कपड़ा है वो मलमल का होता है, जो बॉर्डर है वो जरी का होता है, तो साड़ी को ये वजन देता है। बाकी मलमल के कपड़े के बारे में तो आप जानते ही हैं, ढाका का मलमल आजकल मिलता ही नहीं है, उसको मुट्ठी में समेट लीजिए और फैला दीजिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कयास लगाते हैं कि द्रौपदी की जो चीर खत्म नहीं हो रही थी वो शायद मलमल के ही कपड़े से बनी थी, हालांकि उसमें भगवान कृष्ण की कृपा थी। इसके बाद वेंकटगिरी साड़ी को आप देख रहे हैं, यह आंध्र की है। तो साड़ी को पल्लू और किनारे, मतलब साड़ी का जो पल्लू और किनारा होता है यानी आंचल और बॉर्डर, उसमें जरी के साथ अलंकरण किया जाता है, जरी का काम इसमें भी होता है। और जैकवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है इसमें बुनाई के लिए, नरम पेस्टल कलरों का। इसमें देखिए कलर जो है ना बहुत चटक नहीं होते हैं। नरम कलर का मतलब ये नहीं कि वो मुलायम होते हैं, इसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं होते हैं या भड़कीले नहीं होते हैं। इसके बाद कोट पाड़, और ये सब जीआई टैग वाली हैं तो पूछी जा सकती है कि कौन सी साड़ी कहाँ पर बनती है या कहाँ का विशेषता है। कोटपाड़ जो है ये भी ओडिशा की है। प्राकृतिक मतदार का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो हर्बल कलर है या प्राकृतिक कलर है उन्हीं को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो डिज़ाइन बनती है उसमें बत्तख, हाथ के पंखे, फूल, ये सब तैयार होता है, मछली पाल की, ये सब है। इसके बाद अब कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। तो पादप रोग विज्ञान है, मतलब पौधों में फैलने वाले रोग और उनसे संबंधित साइंस, जिसपे कि हम रिसर्च करें और रोगों को बढ़ने से रोक सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईजे बटलर, ये जो नाम है ना, ये आधुनिक पादप रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, मतलब इन्होंने ही ईजाद किया था। 1943 का जो समय था, बंगाल में बहुत भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है। दुर्भिक्ष मतलब जब भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो जाए, ऐसा अकाल। तो ऐसा जब ड्रॉट पड़ता है तो उस समय वजह क्या थी? ऐसा तो नहीं था कि वर्षा एकदम नहीं हुई थी। वर्षा अगर नहीं भी होती तो इतना मात्रा में लोग सिंचाई से अपना पानी प्राप्त कर लेते या कुछ तो अनाज पैदा होता। वर्षा का नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से एक बूंद भी ना गिरे। कोई महामारी जब फैल जाती है ना तो चीज़ें तेज गति से नष्ट होती हैं। और उस समय जो धान वहाँ का मुख्य खाद्यान्न था, चावल का एकदम से संकट आ गया था, तो उसमें पर्णचित्ती रोग लग गया था। भूरा पर्णचित्ती रोग जो है वो लग गया था, जिसकी वजह से धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। ऐसा नहीं था कि फसल हुई नहीं थी, लेकिन रोग की वजह से तबाह हो गई थी। ठीक, आप जब आनंद मठ पढ़ते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास, तो उसमें आप देखते हैं कि नर कंकालों का पूरा जत्था घूम रहा होता है, जो कि चावल लूट रहा होता है और कोई चीज़ नहीं लूट रहा होता है, सिर्फ चावल की लूट हो रही होती है, क्योंकि चावल उनका मुख्य खाद्यान्न था, वो मिल नहीं रहा था। जहाँ धनी लोग उसको स्टोर करके रखे थे वहाँ वो हमला करके वहाँ से लूट लेते थे। ठीक, तो ये चीज़। और 3 दिसंबर 1984 का जो समय है, यहाँ आप देखें कि भोपाल गैस कांड होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। हालांकि इसका पौधों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ मनुष्यों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था, मतलब एक विभीषिका थी। इसके बाद आप देख रहे हैं ताम्र यानी कॉपर। तो कॉपर युक्त कवकनाशी जितने भी होते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में मिक्सचर तैयार किया जाता है और उसको छिड़का जाता है। और इसके अलावा बार्डो पेस्ट, बरगंडी मिक्सचर और चौबटिया पेस्ट, इसके अलावा अन्य कवकनाशी जैसे कि ब्लाइटोक्स 50, ये सब इसमें शामिल है। अब विश्व की कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देख लीजिए। आप जानते ही हैं कि स्थानांतरित कृषियाँ जो होती हैं वो पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये मानवकृत होती हैं। कहने का मतलब ये कि जंगलों को काटकर या जलाकर उजाड़ा जाता है और वहाँ पे खेती के लिए ज़मीन तैयार की जाती है। वहाँ की ज़मीन जब कम उत्पादक हो जाती है, मतलब अनाज वैसा नहीं प्रोडक्शन वहाँ से होता है, तो उसको छोड़कर फिर आगे के जंगल को काट के वहाँ पे खेत साफ करके खेत बनाते हैं। तो ऐसे जंगल कटने, निर्वनीकरण का जो दौर है वो सामने उभरता है। अभी पूर्वोत्तर के राज्य जो हमारे हैं वहाँ ये बड़े पैमाने पर होता है।
अब इसमें पहली तो कृषि है रे जो है ये वियतनाम और लाओस में है, टेबी जो है ये मालागासी है। अच्छा ये मसोले जो आप देख रहे हैं ना, ये कांगो जायरे बेसिन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ के जंगलों को तबाह कर रहा है। फैंग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये भूमध्य रेखी जो अफ्रीकी देश है वहाँ काफ़ी चलता रहता है। लोगन ये पश्चिमी अफ्रीका का है और कोनूल या कोमिले ये मैक्सिको का है। इसके बाद है मिल्पा, पूछा जाता है कि कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ की है। तो जो मिल्पा है ये मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों की है, दोनों में है। कोनुको जो है ये वेनेजुला की है। चैतेमिनी ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सब जगह है। तुंग्या जो है ये म्यांमार वर्मा मतलब इस एरिया में है। हुमा जो है ये जावा और इंडोनेशिया में है। लेदांग जो है वो इंडोनेशिया में है। इचालिन ये ग्वाडेलूप में है। रोका जो है ये ब्राज़ील में है। कैंगिन जो है ये फिलीपींस में है और चेना ये श्रीलंका में है। तमराई जो है वो थाईलैंड में है। मतलब नाम है अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, लेकिन होता इसमें यही है, जंगलों को उजाड़कर वहाँ खेत तैयार किए जाते हैं और फिर जब वो बंजर हो जाए तो आगे जंगलों को काट के खेत बनाते हैं या जलाकर खेत बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।